नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर। बागेश्वर में मासूम की मौत से जुड़ा है पूरा मामला। सीएम पुष्कर सिंह धामी मामले पर रुख सख्त अपनाते हुए, जहां पर सीएम की सख्ती के बाद कारण बताओ नोटिस भी जारी। अपर मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी सहित 4 को नोटिस दिया गया है। 7 दिन के भीतर नोटिस को लेकर जवाब मांगा गया है। बागेश्वर में सैनिक के मासूम बच्चे की मौत हुई थी और आपको बता दें कि सैनिक ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया था। हिंदी खबर ने प्रमुखता से मुद्दा उठाया था और अब देखिए मुख्यमंत्री ने भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और साथ ही आपको बता दें इस पूरे मामले पर जवाब भी मांगा है। एक झकझोर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक फौजी पिता ने अपने 1.5 साल का मासूम बच्चा खो दिया, जिसका कारण था यहां पर खराब बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाएं। बताया गया कि जो फौजी पिता हैं वो अभी इस वक्त सरहदों पर तैनात हैं। जो 1.5 साल का बच्चा था उसकी अचानक तबीयत खराब हुई। उनकी माता जो है वो उसे अस्पताल लेकर पहुंची, बागेश्वर के जिला अस्पताल, जहां से उसे रेफर कर दिया गया क्योंकि हालत गंभीर थी। रेफर करने के बाद अल्मोड़ा भिजवाया गया, जहां से अल्मोड़ा से भी उसे रेफर किया गया और कहा गया कि आप इन्हें हल्द्वानी लेकर जाइए। लेकिन जब तक ये पूरा रेफर सिस्टम चल रहा था, इस बीच उस मासूम बच्चे ने अपनी जान गंवा दी। ऐसे में आप समझिए कि जो दर्द रहा होगा माता पिता का, वो दर्द सोशल मीडिया पर झलका। पिता सोशल मीडिया पर आए और अपना पूरा दर्द बयां किया कि किस तरीके से जब एम्बुलेंस तक वहां 1 घंटे तक नहीं पहुंची, इतनी गंभीर हालत के बावजूद उस छोटे मासूम बच्चे को इलाज नहीं दिया गया। ये दर्द जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक पहुंचा तो मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया और उन्होंने कहा कि इस पर जांच होगी और किसी भी तरीके से जो भी इसमें लापरवाही पर संलिप्त होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इसकी जांच कुमाऊं मंडलायुक्त जो है वो करेंगे और इसमें अब इसको लेकर जांच की जा रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग जो है वो भी अलर्ट मोड पर आया। स्वास्थ्य सचिव वो भी इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, बाल रोग विशेषज्ञ समेत 4 लोगों को नोटिस तलब किया है और 7 दिन के अंदर उनसे जवाब मांगा गया है, क्योंकि इससे पहले भी इसकी जांच रिपोर्ट सामने आई थी जिससे सचिव जो है वो संतुष्ट नहीं हुए। उसमें पीड़ित परिवार का पक्ष नहीं रखा गया और अन्य भी चीजें थी जो उसमें शामिल नहीं की गई। ऐसे में अब 7 दिन के अंदर जवाब तलब किया गया और मुख्यमंत्री भी साफ कर चुके हैं कि इस पर जिसकी भी गलती होगी उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देहरादून से कैमरा पर्सन विजेंद्र रतूड़ी के साथ में शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर। तो देखिए बागेश्वर में 1.5 साल के मासूम की मौत से जुड़ा है पूरा मामला। सीएम पुष्कर सिंह धामी का इस मामले पर सख्त रुख उन्होंने अपनाया है और साथ ही देखिए यहाँ पर जांच के आदेश और साथ ही उन्होंने ये नोटिस भी दिया है और कहा है कि इस नोटिस का जवाब चाहिए। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को नोटिस दिया गया है। 7 दिन के भीतर नोटिस का मांगा गया है जवाब। तो ऐसे में बागेश्वर में सैनिक के मासूम बच्चे की मौत से जुड़ा है पूरा मामला। डॉक्टर की लापरवाही का आरोप यहां पर लगा है कि डॉक्टर ने लापरवाही की है, जिस वजह से मासूम की जान चली गई है। हिंदी खबर ने भी प्रमुखता से ये मुद्दा उठाया और अब देखिए आखिरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। तो आपको बता दें कि डॉक्टरों की लापरवाही का आरोप यहां पर लगा है। बागेश्वर में मासूम की मौत का ये पूरा मामला। तो सीएम की सख्ती के बाद कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी दीपिका हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। दीपिका, अगर बात करें बागेश्वर में जिस तरीके से 1.5 साल के मासूम की जान चली गई, खुद मुख्यमंत्री ने यहां पर संज्ञान लिया है। हिंदी खबर ने भी प्रमुखता से खबर चलाई थी और देखिए इस खबर के बाद आखिरकार अब मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। अब सीधे तौर पर जवाब मांगा है मुख्यमंत्री ने। जी बिल्कुल, देखिए हम कह सकते हैं कि हिंदी खबर का जो असर है वो कहीं ना कहीं हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब ये मामला उनके संज्ञान में आया, तुरंत उन्होंने जो कुमाऊं के जो कमिश्नर आयुक्त हैं उनको जो जांच के निर्देश है वो दिए थे और आज जो है जो सचिव हैं, स्वास्थ्य सचिव राकेश कुमार, उन्होंने 4 जो स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसमें देखिए तमाम तरीके के जो जाँच रिपोर्ट आई है उसमें तमाम तरीके की जो लापरवाही है वो सामने आई है। सचिव ने कहा है कि जब इसमें जिस मामले की जांच की गई थी तो जो पीड़ित पक्ष है उनका जो बयान है या जो भी उनका कहना था, जो बयान था वो इसमें दर्ज नहीं किया गया है। इसी के साथ रेफर करने से पहले बच्चे को क्या कुछ प्राथमिक जो उपचार होता है वो दिया गया था या जो भी ट्रीटमेंट किया गया था उसके बारे में भी इस रिपोर्ट में उल्लेख नहीं किया गया है। इसी को देखते हुए इसे लापरवाही मानते हुए जो स्वास्थ्य सचिव है राजेश कुमार, उन्होंने 4 अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। इसी के साथ उन्होंने 7 दिन के अंदर जवाब देने को कहा है और अगर वो 7 दिन के अंदर अपना जवाब तलब नहीं करते हैं
हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि देखिए सीएम धामी की ओर से साफ तौर पर ये सख्त निर्देश हैं तमाम स्वास्थ्य अधिकारियों को कि कोई भी लापरवाही जो है वो लोगों के इलाज में नहीं बरतनी है। और ऐसे में एक 1.5 साल का बच्चा जिसका पिता पूरी देश की रक्षा सीमा पर रहकर कर रहा है, लेकिन उसका बच्चा यहाँ सुरक्षित नहीं था, उसकी जान जो है इतने जो डॉक्टर है वो नहीं बचा पाए, 5 अस्पतालों में उसको रेफर किया गया और अंत में उसने जो अपनी सांस है वो तोड़ दी, उसका जो दम है वो टूट गया, यानी कि उसकी मौत हो गई। ऐसे में बड़ा दुख की बात यह है कि हम सैनिकों को सम्मान करते हैं, उनके सम्मान की बात करते हैं, लेकिन एक जो सेना का जवान ये भी खड़ा सीमा होता पर है रहकर कि हमारे अभी देश तो की रक्षा कर रहा है, हमारी रक्षा कर रहा है, उसके बच्चे की रक्षा हम नहीं कर पाए। बिल्कुल एक मासूम की जिंदगी का सवाल है। न जाने कितने ऐसे मासूम है, न जाने कितने ऐसे लोग हैं कि जो कि इस दौरान सही से इलाज नहीं मिल पाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार स्वास्थ्य विभाग इस तरीके की लापरवाही करेगा तो मरीज कहां जाएंगे, कहां पर अपना इलाज कराएंगे? एक बड़ी लापरवाही यहां पर। जी बिल्कुल, देखिए ये लापरवाही जो है हर बार पहाड़ों में, दुर्गम क्षेत्रों में देखने को मिलती है। ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले अगर आप बात करें उत्तरकाशी की, पौड़ी की, टिहरी की और पिथौरागढ़ की, तमाम जो ये दुर्गम क्षेत्र है, पहाड़ी जिले हैं, आप देखेंगे यहाँ पर अस्पतालों में डॉक्टर नहीं मिलते हैं। अगर समय 10 बजे का है तो वहाँ पर आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा, बल्कि वो अपना प्राइवेट जो निजी क्लिनिक है वो चलाते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले दूर अस्पताल के एक डॉक्टर के खिलाफ भी जो है फाइल खुली है, क्योंकि वो अस्पताल में ना पहुँच कर अपना जो निजी अस्पताल है, अपना प्राइवेट अस्पताल जो है वो चला रहे हैं, तो उनको नोटिस जारी किया गया है। जो डॉक्टर हैं वो पहाड़ चढ़ना नहीं चाहते हैं, डॉक्टर हैं वो अस्पताल जाना नहीं चाहते सरकारी, वो चाहते हैं कि उनका अपना निजी क्लिनिक हो और वो अपने क्लिनिक को चलाएं या अपने अस्पताल को चलाएं और पैसे जो है वो कमाएं। लेकिन सरकारी तनख्वाह लेकर उन्हें गरीबों का इलाज करने में दिक्कत होती है और सबसे बड़ी यही वजह है कि पहाड़ों के जो अस्पताल हैं, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वहाँ का बुरा हाल है, क्योंकि वहाँ डॉक्टर टिक नहीं रहे हैं। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में बात करते मसूरी की, जहां पर मसूरी आने वाले पर्यटकों को अब कराना होगा रजिस्ट्रेशन। पर्यटन विभाग लागू कर रहा है ये नई व्यवस्था और ऐसे में भारी भीड़ और ट्रैफिक दबाव को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है, जहां पर पर्यटन विभाग आज से करेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर करना होगा रजिस्ट्रेशन, जहां पर आधार कार्ड के माध्यम से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। यानी कि अगर आप मन बना रहे हैं मसूरी घूमने का तो देखिए आपको आज से ये नियम लागू होगा, यानी कि आज से नियम लागू हो चुका है। आपको बता दें कि भीड़ और ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है, यानी कि अगर आप मसूरी जाएंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इतना ही नहीं, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं वहां पर की गई है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आप पर विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है। रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था सभी पर्यटकों की सुविधा के लिए भी है और उनकी सुरक्षा के लिए भी है और मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसी को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार के प्रावधान किए जा रहे हैं, व्यवस्थित किया जा रहा है। और इसमें पोर्टल के माध्यम से उनको एक रजिस्ट्रेशन अपना कराना है और ये नहीं कि वो टूरिस्ट जो मसूरी घूमने आ रहा है और जिसने अपना ऑलरेडी ऑनलाइन अपनी बुकिंग वगैरह करा रखी है तो उसको सुविधा हम दूसरे ढंग से भी दे रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो टूरिस्ट ही करे, जिसकी बुकिंग ऑलरेडी वहाँ पे हो चुकी है। हम इसको एक लिंक हम लोगों ने होटल एसोसिएशन इन लोग को भी दिया है कि जो उनके पास बुकिंग उपलब्ध है उसके आधार पर भी वो उसमें इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करें। उसके 2 फ़ायदे हैं। 2 फ़ायदे इस सेंस में हैं कि एक तो जो टूरिस्ट आ रहा है उसको बेवजह परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और दूसरी चीज़ जब होटल एसोसिएशन वाले या होटल वाले इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे, एयरबीएनबी वाले करेंगे, होम स्टे वाले करेंगे, इवन धर्मशाला वाले भी, तो एक रियल टाइम जो डाटा हम लोग को मिलेगा उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन को शेयर करेंगे। चलिए आगे बात करते। 31 जुलाई को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतगणना हुई, जिसमें अधिकतर जगह पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है, तो वहीं कई जगह बीजेपी ने भी जीत हासिल की है, यानी कि बाजी मारी है, जिसे लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की जनता का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि माफ कीजिएगा, यहाँ पर मानसून और बारिश के बीच प्रदेश की जनता ने मतदान को लेकर उत्साह दिखाया। प्रदेश में 70% मतदान हुआ। सीएम ने कहा कि बीडीसी मेंबर हो या फिर ग्राम प्रधान हो या फिर जिला पंचायत सदस्य हो, बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है और ऐसे में उन्होंने जनता का धन्यवाद भी किया है।
उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और शांतिपूर्ण तरीके से जिस प्रकार से प्रदेश में इस मानसून के सत्र में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ और लगभग 70% के आसपास लोगों ने मतदान में भाग लेकर ग्राम सभाओं की सरकार बनाने में अपना योगदान दिया। और जिस प्रकार से आज भाजपा समर्थित हमारे जिला पंचायत हों या ग्राम प्रधान हों, बीडीसी मेंबर हो, बड़ी संख्या में लोग जीत कर आए हैं। इसके साथ साथ जो अन्य विचारधारा के लोग भी जीते हैं, मैं उन सबको भी बहुत बधाई देता हूं। तो आगे बात करते चमोली की, जहां पर सारकोट गांव को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गोद लिया है। उनके प्रयासों से वहां पर बहुत अच्छा विकास हुआ है। हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में 21 साल की प्रियंका सारकोट प्रधान बनी है। इसके अलावा कई और युवा भी बीडीसी मेंबर, प्रधान और जिला पंचायत सदस्य के पदों पर चुने गए हैं। सीएम धामी ने प्रियंका और सभी युवाओं को जीत के लिए बधाई दी है और कहा कि अब ये युवा गाँव के विकास का काम संभालेंगे। एक हमारे युवा अभी हमारी बहन नेगी ग्राम प्रधान बनी है सारकोट ग्राम सभा की। इसी प्रकार अनेक युवा अनेक सामान्य स्थितियों परिस्थितियों में रहने वालों को जनता ने इस बार दायित्व दिया है। उन सभी से जनता की अपेक्षाएं हैं, वो सभी जनता के लिए काम करें। मेरी उन सबको बहुत शुभकामनाएं। तो उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के नतीजे आ गए हैं और आपको बता दें कि कांग्रेस के कई उम्मीदवार जीत गए हैं और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। बीजेपी ने भी कई जगह जीत हासिल की है। करण मारा ने बीजेपी पर हमला किया क्योंकि कई बीजेपी नेताओं के परिवार के लोग चुनाव हार गए हैं। वहीं बीजेपी के विधायक खजान दास ने कहा कि ज्यादातर जिला पंचायत और प्रधान के पद पर बीजेपी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस वहीं पर पिछड़ गई थी जब जिला पंचायत के हमने प्रत्याशी जिनको समर्थित भारतीय जनता पार्टी का कहा जाता है हमने अधिकृत किए हैं और कांग्रेस वहीं पर पिछड़ गई थी। कांग्रेस का मात्र 200 के लगभग उन्होंने अधिकृत किए और भारतीय जनता पार्टी ने 320 के लगभग अधिकृत किए। और आज जब रिजल्ट आया है तो भारतीय जनता पार्टी के अधिक मेंबर्स जीत करके आए हैं। इसी तरह से ग्राम पंचायत के प्रधान और क्षेत्र पंचायत के मेंबर्स भारतीय जनता पार्टी के आए हैं। और ये आंकड़े मैं वैसे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये पुख्ता आंकड़े हैं। और इसके तहत मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब आने वाले समय में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होंगे या जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे पहुंचेगी। हमारे 89 ब्लॉक प्रमुखों में से अधिकतम सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास होगी और इसी के तहत हमारे जो 12 जिला पंचायत के अध्यक्ष बनने हैं उसमें तकरीबन 11 के लगभग जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे होंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं भाजपा कार्यालय में, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम आने के बाद भाजपा जो है जीत का जश्न मना रही है। भाजपा का ये दावा है कि अधिकतर जिला पंचायत की सीटों पर, ब्लॉक प्रमुखों की सीटों पर और प्रधान पद पर जो है भाजपा के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। और इसी को लेकर के आज भाजपा कार्यालय में जो है ढोल नगाड़ों की धुन में जश्न मनाया जा रहा है। यहाँ पे मिठाई खिलाई गई है, एक दूसरे का मुंह मीठा किया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कार्यकर्ता है वो अपनी जीत का दावा करते हुए यहाँ नाच रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने दावा किया है कि भाजपा जो है अधिकतर सीटों पर हारी है, लेकिन कहीं न कहीं भाजपा जो है वो अपनी जीत का दावा कर रही है और अधिकतर प्रधान पद, जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी मेंबर अधिकतर सीटों पर अपनी जीत का उन्होंने दावा किया है। और इसी को लेकर के आज ये जश्न मनाया जा रहा है। अभी कुछ जगहों पर परिणाम आने बाकी है, देखना ये होगा क्या कुछ और आगे निकल के सामने आता है और भाजपा और कांग्रेस के पड़ने में कितनी और सीटें आती है। भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर पक्षपात के आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत की घोषणा रोकी गई और डोईवाला में भी विजयी उम्मीदवार को समय पर प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। कांग्रेस का कहना है कि जनता ने बीजेपी की नीतियों के खिलाफ मतदान किया, जबकि बीजेपी ने डराने, धमकाने और लालच देने के सभी हथकंडे अपनाए। इसके बावजूद कांग्रेस को कई जगह जीत मिली है। कांग्रेस के पक्ष में जनता ने भारी मतदान किया है। कांग्रेस के द्वारा अधिकतर सदस्य चुनाव जीत के आ चुके हैं। जनता का ये मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है।
और भारतीय जनता पार्टी अब किस तरीके से धनबल और बाहुबल का इस्तेमाल करके जनता के मैंडेट को चेंज करने की कोशिश करेगी, इसके लिए हम लोग तैयार हैं, हम लड़ेंगे। और ये बात साबित हो गई कि बीजेपी के खिलाफ जनता ने वोट दिया है। इनके अधिकतर विधायकों के, पूर्व मंत्रियों के परिजन चुनाव हारे। मैं एक छोटी सी लिस्ट पढ़ देता हूं। भीमताल से, नैनीताल से विधायक सरिता आर्या जी का बेटा हार गया। विधायक के सल्ट महेश जीना जी के पुत्र चुनाव हार गए। बद्रीनाथ के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री राजेंद्र भंडारी जी की निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव हार गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी का कुल मिला के असली चेहरा सामने आया है। तो पंचायत चुनाव में अधिकतर जगहों पर बीजेपी के जनप्रतिनिधियों के परिवार वाले हार गए हैं। फिर चाहे बात सल्ट विधायक महेश जीना के बेटे की करें या फिर सरिता आर्य का बेटा, फिर लैंसडाउन से भी विधायक महंत दिलीप रावत की पत्नी की करें, अधिकतर जगहों पर जनप्रतिनिधियों के परिवार वाले हार गए हैं, जिसे लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। वहीं हाथों पर बीजेपी विधायक खजान दास ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जनता बहुत जागरूक हो चुकी है और जनता ये चाहती है कि एक ही परिवार के लोगों को मौका न देकर किसी और को मौका मिले। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव संपन्न हो चुके हैं और नतीजे भी सामने आ गए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस ने पंचायत चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया है। इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा जी मौजूद है। तो इस बार जिस तरीके के नतीजे आए हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है अलग अलग जगहों पर, कितनी उम्मीदें बढ़ी हैं? क्योंकि 2027 में भी आपको इसी तरीके का प्रदर्शन। देखिए, एक बात तो स्पष्ट होगी कि जनता भारतीय जनता पार्टी से रुष्ट है और उसने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है। और जहां कांग्रेस नहीं जीती है तो वहाँ निर्दलीय लोग चुनाव जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी की दशा बहुत ख़राब है और अब ये लगता है कि जो हमारे सीनियर्स, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो लगातार काम कर रहे थे पिछले 3.5 साल से, कभी अग्निवीर को लेकर आंदोलन होना है, कभी भर्ती घोटालों को लेकर, कभी अंकिता को लेकर, महिला अपराध को लेकर, किसानों के मामलों को लेकर, खनन को लेकर, तो इन सारे मामलों ने अब पेनिट्रेट करना शुरू किया है। अस्पतालों की जो दुर्दशा है, स्कूलों की जो दुर्दशा है, उसको लेकर कांग्रेस का सीनियर, कांग्रेस का कार्यकर्ता लगातार गांवों में भ्रमण कर रहा था, बातचीत कर रहा था और पेनिट्रेशन होना शुरू हुआ। बदमाशी के बाद, मैं तो बदमाशी शब्द इस्तेमाल करूंगा, और एजेंट के रूप में बीजेपी के जो काम कर रहे थे, हाई कोर्ट की टिप्पणी 11 तारीख की देखने लायक है। उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन नहीं सुधरा। हम प्रयास कर रहे थे, लड़ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा एक मामले में, टिहरी के मामले, वहाँ से हम जीते और वो बेटी हमारी जनता जनार्दन की अदालत में भी जीत गई। उसके अलावा मैंने पत्र लिखा, उस पर कार्रवाई नहीं। मैं महामहिम राज्यपाल जी से 3 दिन लगातार समय मांगते रहा कि यहाँ गड़बड़ हो रही है, लेकिन राज्यपाल महोदय, क्योंकि वो भी सरकार से ही जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी समय देना उचित नहीं समझा 3 दिन तक, और उसके बाद मुझे प्रदर्शन करना पड़ा। लेकिन इन सारी चीज़ों, घटनाक्रमों का जो असर हुआ वो जनता में हुआ और जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। इससे हमारी उम्मीदें बढ़ी हैं। सर, खास बात यह है कि भाजपा के कई दिग्गज ऐसे नेता थे, चाहे विधायक रहे हों, पूर्व विधायक रहे, उनके परिवारजन जो उठे थे, उनको हराने का काम कांग्रेस के प्रत्याशियों ने इस बार किया है। और आपको लगता है कि आगे जो चुनाव आएंगे अब 2027 में, इसका असर वहां पर भी देखने को निश्चित ही मिलेगा। देखिए ना, पहले तो दल बदलुओं को, ये जिनकी मैं लिस्ट बता रहा हूँ में से अधिकतर लोग दल बदलू हैं और उनके परिजन हारे हैं। राजेंद्र भंडारी जी की पत्नी, जो मंत्री थे, उनकी पत्नी निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव हार गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी अपना वार्ड हार गए। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी के जिले में उनका जिला अध्यक्ष चुनाव हार गया। सरिता आर्या जो कांग्रेस की पहले विधायक रही, उनका बेटा बीजेपी से विधायक, उनका बेटा हार गया। राम सिंह केड़ा, उनका जो बेटा है वो चुनाव, उनकी बहू चुनाव हार गई। भारतीय जनता पार्टी को लोग अब पचा नहीं रहे। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी, जिनका ये कहना है कि इस बार जिस तरीके का प्रदर्शन पंचायत चुनाव में देखने को मिला, जनता अब कांग्रेस के समर्थन में निकलकर बाहर आ रही है और उसका असर जो है 2027 में भी जरूर देखने को मिलेगा। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ में शुभांगी बठेंद्री, खबर। तो पंचायत चुनाव में अधिकतर जगहों पर बीजेपी के जनप्रतिनिधियों के परिवार वाले हार गए हैं। फिर चाहे बात सल्ट विधायक महेश जीना के बेटे की करें या सरिता आर्य के बेटे की, फिर इसके अलावा चाहे लैंसडाउन से विधायक महंत दिलीप रावत की पत्नी की करें, अधिकतर जगहों पर जनप्रतिनिधियों से परिवार जो है उनके वो हार गए हैं, जिसे लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। तो वहीं आपको बता दें कि विधायक खजान दास ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, जनता ये जानती है कि आखिरकार किसे मौका दिया जाए। जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि है, अब जनता बहुत जागरूक हो चुकी है और जनता ये चाहती है कि एक ही घर से प्रतिनिधित्व न देकर के किसी और को मौका मिले। इसलिए
वो चुनाव में हम कहीं पे रह गए हैं, और ये चुनाव में तो हार जीत लगा हुआ है, और इसलिए कभी हारे भी हैं तो कभी जीते भी हैं। तो इस तरह का आरोप या इस तरह की बात करना वो ठीक नहीं है। और ठीक है, जनता बहुत जागरूक हो चुकी है और जनता का फैसला सर्वोपरि है। तो आखिरकार देखिए, नेताओं के परिवार की तरफ से जितने प्रत्याशी खड़े हुए थे मोस्टली ऐसे रहे हैं जो कि हारे हैं, लेकिन आम लोगों की अगर बात करें तो उसको लेकर खजानदास की तरफ से भी कहा गया है कि कई बार ऐसा होता है कि जनता मौजूदा पार्टी को वोट नहीं करती है बल्कि नए व्यक्ति को वोट करती है, और अच्छी बात है कि जनता ने अपना फैसला सुनाया।